हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड गौरांगी पुंडीर एंड आई होप आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12 सोशियोलॉजी। एंड जिन बच्चों को नहीं पता तो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में दिखे थे, सो आई रियली होप कि सोशियोलॉजी में भी सेम चीज़ हो। स्टार्टिंग विद आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि हम लोग सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन 4 दिन में कैसे करें, बिकॉज देर आर टू बुक्स टू डू। सो स्टार्टिंग विद द सिलेबस, आपको पता होना चाहिए आपका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर आ रहा है, आपका सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनक्वालिटी एंड चैलेंजेस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, यानी कि आपके जो 4 चैप्टर्स हैं वो फर्स्ट बुक से आ रहे हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज, रूरल, इंडस्ट्रियल एंड सोशल मूवमेंट, यानी कि आपके जो 5 चैप्टर्स हैं वो आपके सेकेंड बुक से आ रहे हैं। इन शॉर्ट आपके 9 चैप्टर्स आ रहे हैं एंड यू हैव टू कवर दीज 9 चैप्टर्स इन 4 days। स्टार्टिंग विद द 4 day मैं पहले बोलूँगी जो बच्चे हैं वो 23rd से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। मैं सिंपल बोलूँगी, आप पहले फर्स्ट बुक स्टार्ट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो 10-10 मार्क के हैं, सो दे कैरी इक्वल वेटेजेस। पहले आप 23rd को 2 चैप्टर्स कर लीजिए, डेमोग्राफी और सोशल इंस्टीट्यूशन एंड कंटिन्यूएशन। उसके बाद आप जब 23rd को ये 2 चैप्टर कर लेंगे, आपको चैप्टर कैसे करना है, पहले आप एनसीईआरटी रीड कीजिए। एनसीईआरटी रीड करने के बाद आप मेरी वीडियो सुन लीजिए एक्सप्लेनेशन के लिए, और उसके बाद साथ ही साथ बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लीजिए। ऑल्सो मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है सोशियोलॉजी की, उसके अंदर हर वीडियो के बाद मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन से हैं? वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप उनको करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। उसके बाद आप फिर 2 चैप्टर्स उठाइए, वो आप 24 को कर लीजिए। उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल चेंज और कल्चरल चेंज, ये आपके 1 आवर के चैप्टर हैं, तो ये आपके एक दिन में आराम से हो सकते हैं। तो आप क्या कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज और रूरल एंड स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज और साथ ही साथ सोशल मूवमेंट, यानी कि चैप्टर 1, 2 एंड हियर सोशल मूवमेंट, इसको एक दिन कीजिए, यानी कि आपने मान लीजिए 25 को ये कर लिए। उसके बाद आपके पास सिर्फ 26 के लिए ये चैप्टर्स बचेंगे, रूरल और इंडस्ट्रियल, और साथ ही साथ आपको रिविजन करना होगा। आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें डेमोग्राफी का चैप्टर बहुत आसान लगता होगा, तो वो पहले ही दिन 3 चैप्टर कर लेंगे, जिससे कि उनको लिए 26 का पूरा डे रिवीजन के लिए निकल जाएगा। हमें किस तरह से पढ़ना है मैंने अप्रोच बता दिया। पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर के एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, और जो वीडियो के एंड में मैंने बैक क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन आप करेंगे। उसके बाद कि हमें पढ़ते टाइम क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने दिमाग में रखनी है, जो हमारे को मार्क्स लाने के लिए हेल्प कर सकती है। सिंपल सी बात है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वो लाइंस के बीच में से रीड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं वो लाइन के बीच में से होते हैं। एक चीज़ और, आपको कहीं कहीं चैप्टर्स में टर्म्स दिखेगी, जैसे कि डोमिनेंट कास्ट टर्म दिख गई, संस्कृताइजेशन दिख गया, वेस्टर्नाइजेशन दिख गया, मॉडर्नाइजेशन दिख गया। इन टर्म्स पे फोकस कीजिए, इनकी डेफिनेशंस पे फोकस कीजिए। ये टर्म किस सोशियोलॉजिस्ट ने दी है, इस चीज़ को लिखिए कि एम एन श्रीनिवास ने दी है, तो उसका नाम लिखिएगा। एम एन श्रीनिवास ने क्या करा है, वेस्टर्नाइजेशन किसने दिया है, मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन कैसी है, वीबर ने स्टेट को किस तरह से डिफाइन करा है, या माल्थस की थ्योरी क्या कह रही है, या थ्योरी ऑफ एसे ऑफ पॉपुलेशन माल्थस ने किस वजह से लिखा था, कैसे लिखा था। और उन टॉपिक के एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए, यानी डोमिनेंट कास्ट के एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए। संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन में क्या होता है उसके एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए। इन शॉर्ट आप एक टॉपिक के बारे में 6 से 7 पॉइंट या फिर अप्रॉक्सीमेटली एक हाफ पेज लिख सको अपने पास, इतना आपके पास एक टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। ऑलवेज ध्यान रखना कि आपको कंसेप्ट को समझना है कि सेंसिटाइजेशन सब टॉपिक क्या है। आप रट के तो चले जाओगे, लेकिन रटने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट नहीं आएगा कि ये कॉपी में क्वेश्चन दिया और वो आ जाएगा। नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि देखो, पॉलिटिकल साइंस में जो चीज़ थी वो डिफरेंट थी और सोशियोलॉजी में डिफरेंट है। पॉलिटिकल साइंस में कहानी चल रही थी तो कहानी याद हो गई, लेकिन सोशियोलॉजी में कहानी नहीं है, यहाँ पे टर्म्स एक्सप्लेन हो रखे, तो आपको उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। उसके बाद एक चीज़ याद रखेगा कि मैंने जब भी वीडियो बनाई है कोई भी टॉपिक की, कोई भी चैप्टर की, मैंने एक प्रेजेंटेशन यूज़ करी है। उस प्रेजेंटेशन के अंदर जो मैंने टाइप कर रखा है, जो नोट्स बना रखे हैं, वो नोट्स मैंने इसीलिए बना रखे हैं हर टॉपिक के, ताकि आप उन्हें अपनी आंसर राइटिंग के अंदर इंक्लूड कर सकें। उन टेक्निकल टर्म से आपको एक तरह से मैं कहती हूँ कुकी पॉइंट्स मिल जाते हैं उन टर्म से। और याद रखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, सिर्फ सेकेंड बुक के कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, वो भी 25 से पहले अपलोड हो जाएंगे, तो आप उनको ज़रूर सुनिए। उसके बाद, हाउ डिड आई स्कोर 97 out of 100 इन सोशियोलॉजी इन माई बोर्ड एग्जाम। सी,
सोशियोलॉजी से जैसे सब्जेक्ट के लिए बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ना के बराबर ही. दैट्स वाई आई केम अप विद द आइडिया ऑफ ओपनिंग दिस चैनल सो दैट आई कैन हेल्प माई जूनियर्स की जो मेरे टाइम पे मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुई वो आपको आगे ना हो. सो माई फर्स्ट एडवाइस विल बी कि आप NCERT को रीड कीजिए, NCERT के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कीजिए. ऑल्सो जो मुझे एक चीज़ लगती है कि बच्चे जो है ना वो 90 तक आराम से स्कोर कर देते हैं, लेकिन 90 से 100 तक के बीच का जो सफ़र होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. वो पुशअप करने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया था, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने आंसर में नहीं लिख पाते हैं क्योंकि आपको सही गाइडेंस नहीं मिलती है. साथ ही साथ मैं हर वीडियो के अंदर कुछ ट्रिक्स बताती हूँ कि आप आंसर के अंदर ये लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ये चीज़ ज़रूर अपने आंसर में लिखें. और साथ ही साथ अब मैं बोल रही हूँ बार बार आंसर राइटिंग क्यों? क्योंकि सोशियोलॉजी में लिखने का पोर्शन ज़्यादा है. देखिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको 4 मार्क्स मैप से मिल गए, 4 मार्क पैसेज से मिल गए, 4 मार्क्स आपके कार्टून बेस से मिल गए, लेकिन सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं होता है. सोशियोलॉजी में यू हैव ईदर 2, 3, 5 मार्कर्स और आपके 1 मार्कर्स से आपको मिलेगा, तो आपको 2, 3, 5 मार्कर्स में तो लिखना ही पड़ेगा ना. तो राइटिंग पोर्शन ज़्यादा है. तो जब आपको राइटिंग पोर्शन ज़्यादा लिखना है तो आपको ऑब्वियसली अपनी आंसर राइटिंग पे काम करना पड़ेगा. आप हर टॉपिक को लिख के देखिए. और साथ ही साथ एक चीज़ याद रखना है, जब आपको इतना ज़्यादा लिखना है तो पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखनी होगी और आपको लगेगा कि भाई इस आंसर के अंदर मुझे ये भी लिखना चाहिए, ये भी लिखना चाहिए. तो एक सैम्पल पेपर मेरे कहने से CBSE का सैम्पल पेपर से पहले एक बार बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपका जो है ना टाइम मैनेजमेंट का एक रियलिटी चेक मिल जाए कि भाई मुझे कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है. कोशिश कीजिए कि रीडिंग टाइम के अंदर आप अपने MCQs कंप्लीट कर लें. 2 मार्कर्स को आप 30 से 35 मिनट्स दें, 3 मार्कर्स को आप 45 से 50 मिनट्स दें और 5 मार्कर्स को आप 1 आवर से 1.5 आवर्स दें. Also, don't forget to watch my most important question videos, which I'll be uploading before one day of your exam. I'll be uploading first of all, I have just uploaded all the lessons. सिर्फ 3 चैप्टर्स रह रहे हैं आपके सेकंड बुक के, वो अपलोड हो जाएंगे. उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी डल जाएगी. अगर आपको 1 शॉट चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों बुक्स का 1 शॉट भी डाल दूंगी. और अगर आपको चाहिए कि आपको किसी सेपरेट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर देंगे, मैं डाल दूंगी. फिलहाल के लिए मुझे लगा था कि ये रोड मैप देना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो डाली है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट किसी को भी सोशियोलॉजी के एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए.